हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आइए हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के परिप्रेक्ष्य में भूगोल का एक और टॉपिक आगे बढ़ाते हुए उसकी चर्चा करेंगे। हमारी पृथ्वी के अंदर टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एसएसटी पेपर 2 के परिप्रेक्ष्य के लिए जाना जाता है और इससे क्वेश्चन आते हैं। तो हमने भी पिछले लेक्चर में आपको पर्यावरण के बारे में चर्चाएं की, उसके से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, इससे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से और 2 से 3 क्वेश्चन पर्यावरण से आते हैं। पर्यावरण के क्वेश्चन आपको सीडीपी पेडागोजी में भी मिल सकते हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि भूगोल के लिमिटेड टॉपिक है, उसमें 10 से 12 टॉपिक है। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से टॉपिक है, तो हिस्ट्री भी मेरे द्वारा अपलोड किया जा रहा है धीरे धीरे। मई तक संपूर्ण सिलेबस आपका कवर कर दिया जाएगा और जून में पूरी टेस्ट सीरीज ही चलेगी। टेस्ट सीरीज भी मेरे द्वारा अभी दी जा रही है बीच बीच में, तो आप जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और इसी तरह धीरे धीरे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएंगे, ये आप भरोसा करिए, विश्वास करिए। और सब्जेक्ट आपको बाकी यूट्यूब में तो सीडीपी के और प्रीवियस ईयर एसएसटी के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, लेकिन सिलेबस नहीं मिलेगा आपको, सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि आप सिलेबस की नोट्स ज़रूर बनाएं और इनको बार बार देखें। जितनी बार आप अभ्यास करेंगे उतनी ज़्यादा आप में मैच्योरिटी, परिपक्वता आएगी और एग्ज़ाम हॉल में आप ज़्यादा बेहतर ढंग से पेपर को समझ पाएंगे और हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम आज चर्चा करेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी की बनावट क्या है, रचना कैसी है उसकी। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है किससे बना है, ऊपरी भाग, मध्य का भाग। तो एक वैज्ञानिक हुए थे स्वेस महोदय, उन्होंने 3 भागों में बांटा था इसको, सियाल, सीमा और नीफे। लेकिन इसमें हमको विशेष रूप से आधुनिक मत पढ़ना है, आधुनिक मत। तो आधुनिक मत में जो है तो 3 भागों में ही बांटा गया, जिसको हम भूपर्पटी, क्रस्ट, प्रवार या मेंटल और क्रोड या कोर। तो 3 भागों में इसको पढ़ते हैं हम, भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड हिंदी में, और क्रस्ट, मेंटल और कोर इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो इसमें हम भूपर्पटी 0 से 30 किलोमीटर, फिर 30 से 2900 किलोमीटर तक प्रवार और 2900 किलोमीटर से 63-71 किलोमीटर तक हम क्रोड का अध्ययन करते हैं। उसमें कुछ असंबद्धताएं, डिसकंटिन्यूटी भी पाई जाती है। तो मुख्य रूप से आपको एक मोहो असंबद्धता या मोहो डिसकंटिन्यूटी जो भूपर्पटी और ऊपरी प्रवार के बीच में पाई जाएगी 30 किलोमीटर की गहराई पर। उसके बाद एक 2900 किलोमीटर की गहराई पर गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है, जो ऊपरी क्रोड और निचला मेंटल के बीच पाई जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सियाल, सीमा और नीफे। जैसे सियाल नाम है उसका, तो सिलिका और एल्युमिनियम, ऊपरी जो परत है सिलिका एल्युमिनियम की बनी है, मध्य परत सीमा अर्थात सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है, और निकिल और फेरस से क्रोड बना है, ठोस धातुओं से। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग, ऊपर का थोड़ा 2 लाइन देख लेते हैं। हमारी पृथ्वी का गतिशील ग्रह है, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। ये मैं सौर मंडल में आपको विधिवत डिटेल में पढ़ाया हूँ। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है, जैसा कि मैं अभी चर्चा किया। अब देखते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग वाकई में किससे निर्मित है। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी की एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी या भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सतह मुख्य रूप से सिलिका एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl सिलिका एवं
एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की पर्पटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमई सिलिका एवं मैग्नीशियम कहा जाता है। पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। यहीं पर गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाएगी 2900 किलोमीटर की गहराई पर। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। तो आपसे परत क्रम में भी पूछ सकता है, भूपर्पटी, क्रोड और भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। तो आपको बोलेगा क्रम से सजाइए, ऊपर नीचे कर देगा इनका क्रम। या आपसे पूछ सकता है कि ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, मध्य परत को क्या बोलते हैं, या आंतरिक परत को क्या बोलते हैं। तो आप तीनों प्रकार से तैयार रहिएगा। अब एक कोड दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, यह असंभव है। तो क्वेश्चन पूछता है विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसको याद कर लेंगे और 6000 ये डेटा को, क्वेश्चन अफ्रीका से आता है। उसके बाद जो आंतरिक भाग है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपको। 35 किलोमीटर महाद्वीप पर, समुद्री सतह पर 5 किलोमीटर, सिलिका भूपर्पटी को बोलते हैं। उसके बाद सीएल। तो ये शब्दावली एकदम आप नोट कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म श्योर है कि आएगा, 101% आएगा। अब हम आगे देखेंगे सिलिका और मैग्नीशियम पर्पटी का मुख्यतः। सिलिका और मैग्नीशियम को हम क्या बोलेंगे, सीमई बोलेंगे। 2900 किलोमीटर, लेकिन इसमें गुटेनबर्ग नहीं दिया है। आप गुटेनबर्ग अलग से नोट कर लीजिए कि गुटेनबर्ग असंबद्धता यहाँ पाई जाती है। किसके किसके बीच, तो ऊपरी क्रोड और निचला मेंटल के बीच में, या निचले प्रवार के बीच में। ये डायग्राम आपको बताया गया है। महासागर, महासागरीय पर्पटी, महाद्वीप और महाद्वीप की पर्पटी। महाद्वीप इसलिए है क्योंकि पर्वत पठारों की ऊंचाई से लिया गया है। सागर तली में जल है, उसके नीचे का भाग, स्थल जो है उसके नीचे, फिर वहाँ से इसलिए वहाँ पतली है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगले पैराग्राफ में हमने अभी तीनों भाग उसके देखे, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के तीनों भाग, भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी है। तो जो क्रोड होता है 3500 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है, पृथ्वी की निकल और लोहे की बनी है क्रोड, जिसे नीफे बोलते हैं, निकल एवं फेरस। ये मैं आपको चर्चा में पहले बताया था। तीनों के अलग अलग मटेरियल हैं, अलग अलग निर्माण है उनका, अलग अलग मोटाई है उनकी। तो सबसे कम भूपर्पटी की है जो 0 से 30 है। तो इस प्रकार आप याद रखें, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। तो डेटा इसमें जो कुछ कम लग रहा है, जो मैं बोलता जा रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। फिर एक कोट है, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है, 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। तो सबसे कम क्या है, भूपर्पटी 1%। फिर सबसे ज़्यादा कौन है, तो प्रवार, जिसको मेंटल इंग्लिश में बोलते हैं, तो 84%। फिर क्रोड 15%। पृथ्वी की त्रिज्या 6371, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 6371, 2900 से 6371 किलोमीटर तक, 6371 किलोमीटर तक क्रोड पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है इसका। तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़े मुद्दे, भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड किन किन धातुओं से निर्मित हैं, कितनी उनकी गहराई है, ये सारी चीज़ें, और कितना कितना प्रतिशत है, कौन सबसे मोटी परत है, कौन सबसे पतली परत है। अब हम आगे बढ़ेंगे शैल एवं खनिज की ओर, कि उनमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, कौन कौन से खनिजों से निर्मित हैं, कौन कौन से खनिज वहाँ मिलेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए अगले बढ़ते हैं। पृथ्वी की पर्पटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। तो जो पर्पटी बनी है वो खनिज पदार्थों से बनी है, और खनिज पदार्थ जिससे बने हैं उनको शैल बोलेंगे। ये क्वेश्चन आता है,
लेकिन समझ में फिर नहीं आता है। कोचिंगों में वो कोचिंग की नोट्स बता देंगे, लेकिन लाइन आती है एनसीईआरटी की, इसलिए कन्फ्यूजन में होते हैं लोग। और सेलों का रंग, आकार और गठन भिन्न हो सकता है, भिन्न भिन्न होता है। सैलें, कोयला भी एक सैल है, और चूना पत्थर भी एक सैल है, संगमरमर भी एक सैल है। तो उनके रंग और संगठन, गठन में उनके अंतर होता है। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय, इग्नियस, अवसादी या सेडिमेंट्री सैल, कायांतरित या मेटामॉर्फिक सैल। तो इनके आप नाम याद रखेंगे। प्रीफर करें कि इंग्लिश नाम भी आपको याद रहें। 3 प्रकार की सैलें हैं: आग्नेय सैल, अवसादी सैल और कायांतरित सैल। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सैल को आग्नेय सैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सैल भी कहते हैं। आग्नेय सैल 2 प्रकार की होती है: अंतर्वेदी सैल और बहिर्वेदी सैल। तो हम जो पहली प्रकार की आग्नेय सैल है उसको बोलते हैं क्या? प्राथमिक सैल। चूँकि ये जो भूपर्पट्टी के नीचे मैग्मा चैम्बर है, जो ज्वालामुखी विस्फोट के लिए भी जिम्मेदार है, तो वहाँ तरल पदार्थ में वो लावा या मैग्मा जमा रहता है। तरल पदार्थ में जैसे ही घनत्व दबाव बढ़ता है, ऊपर आने का प्रयास करता है, विस्फोट के रूप में होता है। तो उसी को बताया गया है कि आग्नेय चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है उससे। इसमें लिखता है द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सैल को आग्नेय सैल कहते हैं। वो द्रवित मैग्मा जो है, मैग्मा चैम्बर ज्वालामुखी में ही होता है, इसलिए इसको विशेष ध्यान दें आप लोग। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के आग्नेय चट्टान का रूप धारण करता है। ये प्राथमिक सैल है, 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। उसमें ज्वालामुखी जब पढ़ोगे आप उच्च क्लासों में या इसी में पढ़ेंगे हम, तो आगे देखेंगे तो उसमें आंतरिक स्थलाकृतियाँ होती हैं और बाह्य स्थलाकृतियाँ होती हैं। ज्वालामुखी की 2 प्रकार की स्थलाकृतियाँ, इसलिए आग्नेय सैल के प्रकार भी हैं अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। एक ऐसी क्रिया होती है जो अंदर लावा ठंडा हो रहा है, और एक ऐसी क्रिया होती है बाहर विस्फोट होके लावा, जैसे मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश का है, ये बाहर विस्फोट हुआ और काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से इनको उदाहरण से आप जोड़ सकते हैं। तो हमने देखा चट्टानों के 3 प्रकार: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। उसमें भी आग्नेय चट्टान मुख्यतः द्रवित मैग्मा जो ठंडा होकर के चट्टान का रूप धारण किया, उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। यह प्राथमिक चट्टान है, 2 प्रकार की है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अब हम आगे का पैराग्राफ देखते हैं। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। मैं बताया था उसमें मैग्मा चेम्बर होता है नीचे, वो चेम्बर अत्यधिक दबाव के कारण विस्फोट होता है और बहुत दूर तक फव्वारों के रूप में निकलता है। इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं, तो वो उच्च क्लासों के लिए हैं। आपके लिए जितना इसमें दिया गया है तो अभी वही पढ़िए, फिर ज्ञानवर्धन के लिए वीडियो आपको मिल जाएंगे, इसमें अपलोड किए जाएंगे। आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सैल को बहिर्वेदी आग्नेय सैल कहते हैं। मैं बोला था कि जो बाहर आकर ठंडा होगा वो बहिर्वेदी, और कुछ क्रियाओं में मैग्मा बाहर नहीं निकल पाता है, पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, उसको आंतरिक आग्नेय चट्टानें बोलेंगे। तो ये बहिर का उदाहरण है जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट के साथ बाहर लावा आकर के ठंडा होता है, उसको बहिर्वेदी आग्नेय सैल कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाला क्या है? ये एक प्रकार का द्रवित मैग्मा है, और यही द्रवित लावा मैग्मा जो होता है जब तेजी से ठंडा होता है, कहाँ? बाहर निकलकर, आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है, और द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, तेजी से ठंडा हो जाता है। कुल मिलाकर यदि सतह से बाहर आकर ठंडा हुआ है तो उसको बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, और यदि पृथ्वी की सतह के बाहर नहीं आ पाया, अंदर ही ठंडा हो गया है, तो उसको आंतरिक या अंतर्वेदी। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे बहिर्वेदी सैल किसे कहते हैं। अब आगे है, इसकी रचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन तथा
बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही, ये आ गया, भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो ये द्रवित मैग्मा है भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, इसलिए इसको अंतर्भेदी, बाहर नहीं आया है। और जो बाहर आया है उसके उदाहरण है बेसाल्ट और दक्कन पठार बेसाल्ट शैलें। तो बेसाल्ट शैल उसका उदाहरण है। दक्कन का पठार जो दक्षिण का पठार है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश का है, ये सभी ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ही ठंडा होकर बने हैं। इसके कण छोटे छोटे होते हैं, इसलिए मिट्टी का, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है और वो अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्भेदी और बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान यहाँ पे समाप्त होती है। अब आगे देखते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। जो बाहर आकर ठंडे होते हैं वो महीन कणों से, इसलिए मिट्टी का निर्माण होता है, और जो आंतरिक हैं इसलिए कठोर बड़ी बड़ी चट्टानों का, वो बड़े बड़े कणों में बोलता है, क्योंकि वो लावा धीरे धीरे ठंडा होगा अंदर है तो, और बाहर वाला तत्काल ठंडा हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे कणों में टूट जाता है भौतिक कारकों के कारण। जबकि वो अंदर का जो है वो धीरे धीरे ठंडा होगा, इसलिए बड़ी बड़ी चट्टानों का रूप धारण करता है, बड़े बड़े दानों का रूप धारण कर लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल के उदाहरण है। तो अंतर्भेदी का कौन सा उदाहरण है? ग्रेनाइट चट्टान अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, जबकि बहिर्भेदी का बेसाल्ट चट्टान है। उदाहरण है लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपकर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ग्रेनाइट के बने होते हैं। तो इस प्रकार से हम चट्टान के 3 प्रकारों में से फर्स्ट प्रकार जो है आग्नेय चट्टान, उसके 2 प्रकार अंतर्भेदी बहिर्भेदी दोनों के उदाहरण बेसाल्ट और ग्रेनाइट, बहिर्भेदी का बेसाल्ट और अंतर्भेदी का ग्रेनाइट। अब हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दब कर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैलें कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो जो हमने ऊपर की चट्टानें भी पढ़ा आग्नेय की, वो टूट करके छोटे छोटे कणों के रूप में अवसाद का रूप, अवसाद का मतलब होता है टूटा हुआ, अलग हुआ छोटे छोटे कणों का व्यर्थ, वेस्ट मटेरियल, उसको बोलते हैं अवसाद है। तो वो अवसाद मिल करके अवसादी चट्टानों का निर्माण कर देते हैं। अवसाद जो होते हैं हवा जल द्वारा स्थानांतरित होते हैं, है ना, और ज़मीन के नीचे क्या होते हैं, धीरे धीरे जमा होकर के ठोस रूप धारण कर लेते हैं। अवसाद दब करके कठोर रूप धारण कर लेते हैं, जिसको अवसादी शैल कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि किन शैलों में जीवाश्म पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान, बेसाल्ट चट्टान और अवसादी चट्टान। तो आपको बताना पड़ेगा कि अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पौधे, जानवर एवं अन्य जीवाणुओं जो कभी शैलों में रहे हैं उनके जीवाश्म पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। इसलिए पेट्रोलियम गैस, कोयला, ये सब जीवाश्म के ही उदाहरण हैं, अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट्रोलियम वगैरह किन चट्टानों में पाए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवाश्म का कोटेशन दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। उदाहरण के लिए कोयला और पेट्रोलियम, ये जीवाश्म शैलों के ही उदाहरण हैं। ठीक, अवसादी शैल बोलेंगे, अवसादी शैल में ही पाए जाते हैं, और अवसादी शैल जीवाश्मों से निर्मित है, जीवाश्म युक्त चट्टान है। फिर कायांतरित तीसरी आएगी, जो उसका भी डायग्राम है, परिवर्तित। जब एक रूप से दूसरी रूप में चट्टान परिवर्तित हो जाती है उसको कायांतरित चट्टान कहेंगे, इसमें दिया गया है। अब हम अगले पैराग्राफ में देखते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित होता है किसके कारण? उच्च ताप एवं दाब के कारण। आग्नेय एवं अवसादी शैलों में यदि अधिक दबाव अधिक या अधिक ताप दे दिया जाए तो वह परिवर्तित हो जाती है। उसी को बोलते हैं कायांतरित या परिवर्तित, कायांतरित या परिवर्तित शैल। और इसका उदाहरण बताता है वो कि यदि चिकनी मिट्टी को यदि हम अधिक ताप और दाब दें तो वो स्लेट में परिवर्तित हो जाएगी, और यदि चूना पत्थर में अत्यधिक ताप एवं दाब दिया जाए तो वह संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो कायांतरित शैल को परिवर्तित शैल के रूप में भी वो पूछता है क्वेश्चन में। तो आप दोनों शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अब हम देखते हैं तीनों चट्टानों के बारे में हमने देखा और तीनों के उदाहरण भी देखे। एक आग्नेय चट्टान जो नीचे का मैग्मा चेम्बर है ज्वालामुखी का, उसमें आंतरिक और बहिर्भेदी। तो यदि चेम्बर का लावा जो है या मैग्मा जब तक अंदर है तो उसको मैग्मा बोलेंगे, और जैसे ही मैग्मा बाहर आता है तो उसको बोलते हैं लावा। दोनों शब्दावली आप ध्यान रखेंगे। जब तक वो अंदर ज़मीन के एक चेम्बर में है उसको मैग्मा बोलते हैं, जैसे वो ज़मीन के विस्फोट के बाद ज़मीन के बाहर आता है तो उसको लावा बोलते हैं। और लावा जैसे ही छोटे छोटे कणों में शीघ्र ठंडा हो जाएगा बाहर आकर के तो उसको बोल देते हैं क्या? बहिर्भेदी चट्टान। और आंतरिक में वो लावा अंदर ही ठंडा होता है किंतु धीरे धीरे होता है और ग्रेनाइट चट्टानों का रूप धारण करता है, बड़े बड़े चट्टानों का रूप धारण करता है। तो उसके उदाहरण भी थे। फिर हमने बीच में देखा अवसादी चट्टानों को। ये जब टुकड़े ऊपर क्षरण और अपक्षय की क्रिया होती है, वायु एवं जल द्वारा बहाकर कहीं या उड़ा करके ले जाते हैं, परत दर परत इनकी जीवाश्मों द्वारा जमा होती जाती है, तो इसमें अवसाद इकट्ठे होते हैं और कठोर चट्टानों का रूप धारण करते हैं। तो हम इसको अवसादी शैल कहते हैं। इसमें जीवाश्म पाए जाते थे। फिर आते हैं आग्नेय एवं अवसादी शैलों को जब अत्यधिक ताप एवं दाब दिया जाता है तो ये कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इनको कायांतरित शैल या परिवर्तित शैल कहते हैं। इस प्रकार से हमने तीनों चट्टानों के उदाहरण, तीनों चट्टानों के प्रकार, कैसे उनका निर्माण होता है, अच्छे से हमने देखा और उनको समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। इसको तो आप समझ जाएंगे यदि क्वेश्चन भी आएगा कि कठोर शैलों के निर्माण से ही सड़क, जैसे आप एग्रीगेट का निर्माण करेंगे या गिट्टी का निर्माण करेंगे तो प्रेशर में कठोर पत्थरों की ही पिराई की जाती है, उसको एग्रीगेट में परिवर्तित किया जाता है। फिर है आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी। तो खेलों के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। पिट्ठू, चिबिड्डी, किटकिट और गिट्टी। यदि आप ग्रामीण से बिलोंग करते हैं तो आपसे बेहतर इनको कोई अच्छे से नहीं समझ सकता। तो हम आगे अब देखते हैं कुछ निर्माण कार्य हैं उनके बारे में। यहाँ तक अभी हमने पढ़ा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके भाग और चट्टानों के प्रकार। अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए, पता कीजिए कि वे किन शैलों से बनी हैं। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये राजस्थान की विशेषता है, लाल बलुआ पत्थर। और ये व्हाइट संगमरमर अपने जबलपुर की विशेषता है, मध्य प्रदेश जबलपुर। ताजमहल व्हाइट संगमरमर से बना, सफ़ेद संगमरमर से। अब हम देखते हैं आगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस क्रिया को सेल चक्र कहते हैं। सेल चक्र कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है पीएससी यूपीएससी में भी आता है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की क्रिया को सेल चक्र कहते हैं, या सेल चक्र किसे कहते हैं। तो इसमें 2-3 ऑप्शन देगा कि एक सेल से दूसरे सेल के परिवर्तित होने की क्रिया, या कुछ और ऑप्शन देगा। तो आप याद रखेंगे इसको। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं, जैसा कि हमने ऊपर पैराग्राफ में देखा भी।
फिर है ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैलें कायांतरित या परिवर्तित चट्टानों में परिवर्तित शैलों में परिवर्तित हो जाती थी। ये हमने ऊपर के पैराग्राफ में जस्ट अभी पढ़ा है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलें पुनः पिघल करके द्रवित मैग्मा बन जाती हैं। यह द्रवित मैग्मा पुनः कठोर होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। इसी को बोलते हैं चक्र। तो ये चक्र सतत चलता रहता है, इसको यहाँ दिखाया गया है। ये अवसादी तलछट है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में चट्टानें टूटेंगी, स्थानांतरण होता है वायु और जल के द्वारा, फिर वो इकट्ठी होकर ठोस का रूप धारण कर लेती हैं, तो अवसादी चट्टानों का निर्माण हो जाता है। ये बन गई अवसादी चट्टान। इससे कायांतरित या रूपांतरित ये ज्वालामुखी का चित्र दिखाया गया है। ये जो लाल कलर का है इसको बोलते हैं, ये मैग्मा चैम्बर है जहाँ मैग्मा भरा हुआ है, और ये जब बाहर आ जाता है तो ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण होता है, या आग्नेय शैल का ही उदाहरण है ग्रेनाइट चट्टान, लेकिन इसका आंतरिक का, इसलिए इसको भी आप याद रखेंगे। एरो के निशान दिए गए हैं, इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं कि ये लिंक्ड हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बस ताप और दाब का खेल है बस। अब हम आगे देखते हैं। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ईंधन के रूप में, जबकि औषधि, उद्योग और उर्वरक के रूप में लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। तो लोहा का उद्योगों में होता है और यूरेनियम का ऊर्जा में होता है। एल्युमिनियम इनका उपयोग उर्वरक में भी होता है। तो औषधि निर्माण में भी सोना का उपयोग होता है। फिर है एक कोट, आपके राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्र करें। तो इस प्रकार से शैलों में जो खनिज पाए जाते हैं, तो भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है हर शैल का। एक भौतिक गुणधर्म होगा उसका, और उसका रासायनिक मिश्रण की एक किस किस रासायनिक संयोजन से बनी है, किन किन तत्वों से मिलकर बनी है, उसको बोलते हैं रासायनिक मिश्रण। और भौतिक गुण, ताप दाब सहन करना, जो भी भौतिक कारक है उसके भौतिक गुण क्या हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से चट्टानों के भौतिक गुण, उनका उपयोग इत्यादि इत्यादि चीज़ें हमने यहाँ देखी। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन है। द्रव मैग्मा से बने शैल आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो मैं बताया था कि आग्नेय शैल मैग्मा से बनती है, फिर अवसादी टूट कर बन रही थी, कायांतरित इनके ताप और दाब से बन रही थी। तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड है, ऊपरी परत भूपर्पटी है, फिर मेंटल है, फिर क्रोड है। तो वो सबसे भीतरी परत पूछता है। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण हैं? जस्ट अभी पढ़ा लास्ट पैराग्राफ में कि सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला खनिज के उदाहरण हैं। फिर है शैल किसमें जीवाश्म होते हैं? ये आ गया क्वेश्चन। अवसादी, कायांतरित, आग्नेय। तो अवसादी, जो अवसादी चट्टानें हैं उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि वो क्या होती है, टूट टूट कर विभिन्न जीवों के अवशेषों से एकत्रित होकर बनती है, इसलिए जीवाश्म उसमें पाए जाते हैं। फिर है पृथ्वी की सबसे पतली परत भूपर्पटी 1%, या 0 से 30 किलोमीटर तक भूपर्पटी है। तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चन हम देख लिए। तो इस कक्षा में हमने देखा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, शैलों के विभिन्न प्रकार एवं उनके उपयोग, उनका रूपांतरण, खनिज एवं खनिजों के उपयोग। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इस तरह से ये समाप्त होता है एक और टॉपिक, और हम इसको जारी रखते हुए आपको बता दें कि आपका सिलेबस जो है इस प्लेटफॉर्म में पूरा कराया जाएगा सीटेट का। तो
तो आप जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, उसका निराकरण किया जाएगा। धन्यवाद।